उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक दबंग और बेहद रोबीले जमींदार गजराज सिंह रहते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब वो अपनी मोटी ताबदार मूंछों पर हाथ फेरते तो गांव के बड़े बड़े पहलवान भी उनके सामने कांपने लगते थे। उनके चलने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि अच्छे अच्छे लठैत भी उनके सामने अपनी लाठी डाल देते थे। गजराज सिंह के लिए डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो हर हाल में निडर रहते और हर किसी पर अपने हुक्म का सिक्का जमाते। गांव वाले भी उन्हें आदर और सम्मान की नजरों से देखते थे। जमींदार होते हुए भी उन्होंने कभी मजदूरों पर आश्रित रहना पसंद नहीं किया। वे स्वयं अपने खेतों में जाकर मेहनत किया करते थे। एक रात की बात है, जब उन्होंने अपने बैलों को हल में जोतकर खेत की ओर रुख किया। उनका खेत गांव से काफी दूर था और रात के आधे पहर बीत चुके थे। गजराज सिंह निडर होकर अपने काम में जुटे हुए थे, जब अचानक उन्होंने दूर से एक धुंधली सी परछाई देखी। उन्होंने पहले इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि यह उनका वहम हो सकता है, लेकिन वह परछाई वहीं स्थिर खड़ी रही। उन्होंने अपने खेत के चारों ओर चक्कर लगाया, पर वह साया टस से मस नहीं हुआ। गजराज जी ने सोचा कि हो सकता है कोई औरत पानी भरने आई हो, लेकिन फिर यह ख्याल आया कि इतनी रात गए इतनी दूर कोई औरत क्यों आएगी। उसी वक्त उन्हें गांव में फैली अफवाहों का ध्यान आया, जिनमें कहा गया था कि उस इलाके में एक चुड़ैल का साया है जो रात के वक्त वहां आने वालों को नहीं बख्शती। लेकिन गजराज सिंह तो गजराज सिंह थे। उन्होंने अपनी अंगोछा कंधे पर रख सीना तान कर उस साई की तरफ कदम बढ़ाए और जोर से चिल्लाए, कौन है रे? कौन चुड़ैल है जो यहां छुप रही है? आज तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज ही निपटेंगे। वे साई के नजदीक पहुंचे, लेकिन जैसे ही पास गए वह साया गायब हो गया। गजराज सिंह खुद से हंसते हुए बोले, अरे ये तो मेरा वहम था। फिर वे अपने काम में लग गए और सुबह गांव वालों को अपनी यह मजेदार कहानी सुनाई। गांव के लोगों को संबोधित करते हुए गजराज सिंह बोले, अरे भाइयों, तुम लोग व्यर्थ ही डर रहे हो। कोई चुड़ैल वुड़ैल का साया नहीं है, यह तो बस मन का भ्रम है, कुछ और नहीं। उनका यह कहने का अंदाज ऐसा था कि लोग तुरंत उनके साहस के कायल हो गए। वैसे भी गजराज सिंह की बहादुरी के किस्से गांव में पहले से ही मशहूर थे, और अब यह किस्सा उनकी बहादुरी की कहानियों में एक और पन्ना जोड़ने वाला था। उस दिन गांव की छोटी नहर में पानी खोलने का वक्त आ चुका था, मगर शाम होने को आई थी और पानी अभी तक नहीं पहुंचा था। गजराज सिंह का खेत नहर के ठीक किनारे पर था और वे जानते थे कि यदि पानी का प्रवाह तेज हो गया तो उनके खेत को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए रात के भोजन के बाद गजराज सिंह अकेले ही एक धारदार फावड़ा लेकर अपने खेतों की तरफ चल दिए। गांव के मजदूर रात में वहां जाने से हिचकिचाते थे, इसलिए गजराज सिंह ने अकेले ही अपने खेत का जायजा लेना बेहतर समझा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि नहर में पानी आ चुका था और पानी का प्रवाह इतना तेज था कि वह छोटी छोटी धाराओं में बंटकर उनके खेत में घुस रहा था। गजराज सिंह बोले, जो सोचा था वही हुआ, पानी आ ही गया। अच्छा हुआ कि मैं वक्त रहते आ गया, वरना नुकसान बहुत हो जाता। उन्होंने अपने फावड़े से जोर लगाकर मिट्टी उठाई और उन छोटी धाराओं के रास्ते को बंद करने लगे। मगर यह क्या, जैसे ही वे एक रास्ते को बंद करते दूसरा खुल जाता, एक बंद बनाते तो दूसरा टूट जाता। ऐसा घंटों चलता रहा और गजराज सिंह को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। आखिरकार उन्होंने एक जगह बंद लगाकर कुछ दूर जाकर छुप कर देखने का फैसला किया। तब उन्होंने देखा कि एक साया पेड़ से उतर कर आया और उनके बनाए बंद को खोल दिया। गजराज सिंह चौंक गए और बोले, ओह, तो ये चाल है। उन्होंने साये की तरफ चिल्लाकर पूछा, कौन है रे? तू ही चुड़ैल है क्या? हिम्मत है तो सामने आ। मगर वह साया फिर से पेड़ पर चढ़ गया। गजराज सिंह ने कुछ देर तक और इंतजार किया, मगर कोई हरकत नहीं हुई, तो वे फिर से अपने काम में लग गए। कुछ समय बाद उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास से गुजरा, मगर जब उन्होंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक से पहले से बनाए गए बंद टूट गए और इस बार पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके पूरे खेत पानी से डूब गए। गजराज सिंह ने ठान लिया
कि अब इस साय का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने फावड़ा उठाया, उसे कंधे पर रखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उस पेड़ के करीब पहुंचे। वे गरजते हुए बोले, चुड़ैल की औलाद, गांव में दहशत क्यों फैला रही है? आज तो तुझसे ही निपटूंगा। अचानक पीपल के पत्ते तेजी से फड़फड़ाने लगे। हवा की सर्दी उनकी हड्डियों तक पहुंचने लगी और अंधेरा और घना हो गया। अब गजराज जी के कदम भी अस्थिर होने लगे। अपनी आंखें चौड़ी कर चारों ओर देखने का प्रयास करते, पर वे सफलता नहीं पा रहे थे। चांदनी रात की मृदु छाया में उन्होंने घर से लालटेन लाने का विचार भी नहीं किया था। अचानक उन्होंने पीपल के विशालकाय वृक्ष की सबसे सुदृढ़ शाखा पर दूधिया आभा की हल्की चमक देखी। उनकी दृष्टि अब उस रोशनी पर अटकी। उस प्रकाश में कुछ रहस्यमय आकर्षण था और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे कदम आगे बढ़ाते, वह चमक विलुप्त हो जाती और वे फिर से ठिठक जाते। अंधकार घना था, जिससे यह निर्णय लेना कठिन था कि अगला कदम कहाँ रखा जाए। किसी प्रकार वे अंदाजे से अपने कदम जमाते हुए पेड़ के तने तक आ पहुंचे और नहर के पास बैठ गए, आसमान के साफ होने की प्रतीक्षा में। किंतु रात का अंधेरा अब भी गहराया हुआ था। तभी पीपल के वृक्ष में पुनः तेज सरसराहट होने लगी। पत्तों के शोर के साथ ही वह दूधिया रोशनी नीचे की शाखाओं से उतरकर गजराज जी के पास आकर खड़ी हो गई, जहां वे बैठे हुए थे। इस बार गजराज जी ने बिना समय गंवाए फावड़ा उठाया और गरजते हुए बोले, आज तेरा अंत निश्चित है, अब छिपने की कोशिश व्यर्थ है। उस रोशनी का पीछा करते हुए वे दोबारा वृक्ष के पास पहुंचे। रोशनी पुनः उसी ऊंची शाखा पर जा बैठी। गजराज जी आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक ठिठक गए। इस बार उन्होंने स्पष्ट देखा कि मोटी शाखा पर कोई स्त्री आकृति सिर झुकाए बैठी थी। उसके लंबे काले बाल शाखाओं को छूते हुए धरती तक फैले हुए थे। गजराज जी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उनकी आंखें उस स्त्री आकृति पर ठहर गईं। उनकी दृष्टि को जैसे कुछ और दिखाई देना बंद हो गया। आकृति ने अपना सिर उठाया और उसके विकृत चेहरे पर अजीबोगरीब धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। वह एक भयानक अट्टहास करने लगी। उसके भयानक हंसी ने गजराज जी को अंदर तक कंपा दिया। कांपते हुए स्वर में गजराज जी बोले, कह, कौन है तू? क्यों सबको परेशान कर रखा है? लेकिन वह स्त्री जवाब देने के बजाय और जोर से हंसने लगी। उसने अपने बेडौल दांतों को नोचते हुए अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए और क्षण भर में वह हवा में विलीन हो गई। उसके साथ ही अंधकार और ठंडक भी छंट गई और माहौल सामान्य हो गया। गजराज जी ने महसूस किया कि अब इस स्थान पर और रुकना उचित नहीं होगा। उन्होंने अपना गमछा उठाया, फावड़ा कंधे पर रखा और नहर की पगडंडी के सहारे गांव की ओर चल दिए। 4 कदम चले ही थे कि पीछे से किसी के आने की आहट हुई। उनके मन में तुरंत यह विचार कौन था कि वही चुड़ैल उनके पीछे आ रही है। इस विचार ने उनके कदमों की गति बढ़ा दी और वे लगभग दौड़ने लगे। आहट उनके साथ बनी रही, जैसे कोई साया पीछे पीछे चल रहा हो। गांव के निकट पहुंचते ही गजराज जी ने राहत की सांस ली। उनके भीतर की खुशी अब उन टिमटिमाती बत्तियों को देखकर और भी बढ़ गई। जो ही उन्होंने पीछे की आहट को भुलाने का प्रयास किया, हवा में एक तीखी आवाज गूंज उठी। गजराज जी भय से सिहर गए, मगर पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं जुटा सके। तभी गजराज जी को अपनी मां की बचपन की वो बातें याद आईं, जब वह कहा करती थी कि अगर कभी कोई चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो डरना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर साहस हो तो बिना हिचक उस चुड़ैल की चोटी काट लो। बिना किसी को बताए जहां भी वह चोटी रखोगे वहां समृद्धि होगी। जैसे अगर उसे अनाज के भंडार घर में रख दिया तो अन्न की बढ़ोतरी होगी और उसके भंडार कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसी करने वाले की संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती और उसकी संतानों की पीढ़ियां धनवान बनती रहती है। इन्हीं विचारों में खोए गजराज जी खुद से बड़बड़ाने लगे, चुड़ैल हमें छोड़ने वाली तो नहीं है, पर हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। अगर तू जानना चाहती है तो जान ले, हम गजराज सिंह हैं। जैसे ही वह पीछे पलटने की तैयारी कर रहे थे,
अचानक उन्हें अपने कंधे पर आहट महसूस हुई। इस बार उनकी वीरता मानो काफूर हो गई। डर के मारे उनकी सारी हिम्मत धरी की धरी रह गई। गजराज जी को अपनी मां की कही बातें फिर से याद आईं। घबराते हुए उन्होंने फावड़ा हाथ में घुमाया और दहाड़ते हुए बोले, तू इतनी हिम्मत करके गांव तक आ गई। आज तेरा अंत निश्चित है। तुझे पकड़कर तुझे गुलाम बना लेंगे और तू हमारे घर में बरकत करेगी। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि पूरे गांव के लोग जाग गए। वह चीख सुनकर गांव वाले लाठी डंडे लेकर उस दिशा में दौड़े जहां से आवाज आई थी। पर जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक मजदूर परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा, देखो, यहां कोई गिरा पड़ा है। लोग उसकी ओर दौड़े और जब उन्होंने व्यक्ति को पलटकर देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वह कोई और नहीं, गजराज सिंह थे। लोगों ने तुरंत गजराज जी को संभाला और उन्हें घर ले जाने का निर्णय लिया। गांव के सरपंच ने आदेश दिया, इन्हें उठाओ और घर ले चलो। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो इनके होश में आने पर ही पता चलेगा। गांव के कुछ नौजवानों ने गजराज जी को सहारा देकर घर पहुंचाया। हालांकि ठंड का मौसम नहीं था, फिर भी गजराज जी का शरीर ठिठुर रहा था। उनके लिए कई रजाइयों की व्यवस्था की गई और अलाव जलाया गया, मगर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका शरीर कांपता रहा और माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। इस दौरान सूरज भी आसमान में ऊपर चढ़ने लगा और गजराज जी की हालत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जिज्ञासावश उन्हें देखने आने लगे। गांव के वैद्य जी भी गजराज जी की दशा को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इनका चेहरा तो अंगारे जैसा लाल हो रहा है और शरीर भी तपता हुआ लग रहा है। वैद्य जी ने कहा, यह मेरे हाथ से बाहर की बात है, और हाथ जोड़ते हुए बोले, मामला गंभीर है, इनका इलाज तो शहर के डॉक्टर ही कर पाएंगे। गजराज जी को शहर ले जाना संभव नहीं था और शहर के डॉक्टर गांव में आने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन जैसे तैसे डॉक्टर साहब को गांव बुलाया गया। डॉक्टर ने गजराज जी की हालत देखी और बोले, बस कमजोरी और थकान है, इन्हें आराम की जरूरत है। दवाइयां शहर से लानी होंगी और वक्त पर देते रहना है। दुकानदार आपको बता देगा कि दवाइयां कैसे देनी है। डॉक्टर साहब ने दवा का पर्चा देते हुए कहा, समय पर दवा दी जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर डॉक्टर के जाने के बाद भी गजराज जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके शरीर की तपिश कम नहीं हो रही थी और उनका चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। जो भी दवा उनके मुंह में दी जाती वह उसे तुरंत पानी समेत बाहर फेंक देते। एक सप्ताह बीत चुका था, लेकिन गजराज जी की हालत जस की तस बनी रही। पहले वह थोड़ा बहुत खा पी लेते थे, पर अब उन्होंने वह भी छोड़ दिया था। उनका शरीर लगातार गिरता जा रहा था। लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। ये वही गजराज सिंह थे जिनकी दहाड़ से पूरा गांव कांप उठता था, और अब वही गजराज सिंह किसी का सहारा बने हुए थे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, गजराज जी का अंतिम समय नजदीक है, तो कोई कहता, लगता है कोई चुड़ैल का चक्कर है। पर सभी की राय एक थी, जब तक गजराज जी होश में नहीं आते कोई कुछ नहीं कह सकता। घर वालों ने हर मुमकिन इलाज कराया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव वालों के साथ घर वाले भी मान चुके थे कि अब शायद गजराज जी का अंतिम समय आ गया है। घर वाले दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन पड़ोस से एक औरत गजराज जी की पत्नी को बिटिया के जन्म का निमंत्रण देने आई। गजराज जी की पत्नी ने पहले तो मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं है। पर पड़ोसन ने समझाते हुए कहा, भाभी, आप इतने दिनों से घर में हो, थोड़ा बाहर निकलिए, मन हल्का हो जाएगा और इधर आपकी देखभाल चलती रहेगी। गजराज जी की पत्नी ने निमंत्रण स्वीकारते हुए कहा, ठीक है, और वह तैयार होकर नारायण के साथ पड़ोसी के घर चली गई। वहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। पंडित जी ने एक छोटी सी हवन पूजा संपन्न करवाई, जिसकी सुगंध से चारों दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा से भर उठी। महिलाएं ढोलक और मंजीरों के साथ पारंपरिक गीत गा रही थी, जो बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। हर ओर खुशी और उत्साह का माहौल था।
वहां उपस्थित सभी अतिथि व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कहते जा रहे थे, भाई बहुत शानदार तैयारी की है। इस पर नवजात बच्ची के पिता ने गर्व से सबका अभिवादन करते हुए कहा, बेटी किसी से कम नहीं होती। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर लक्ष्मी के कदम पड़े। लेकिन गजराज जी की पत्नी का मन वही नहीं लग रहा था। उनका शरीर तो वहां था, लेकिन मन और आत्मा गजराज जी के पास ही ठहरे हुए थे। तभी अचानक सभा में एक सन्नाटा छा गया और सभी एक सुर में बोले, अरे ये क्या हुआ? ये कैसे मुमकिन है? सभी ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और गजराज जी की पत्नी का गला एकदम सूख गया। वह कोई और नहीं, खुद गजराज जी थे, जो कमजोर शरीर के साथ वहां खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अब उनके प्राण किसी भी क्षण निकलने वाले हों। उन्हें देखकर सभी कार्यक्रम ठहर गया। गजराज जी ने कांपती आवाज में कहा, अरे बजाओ ढोलक सखियों, ये तो बहुत शुभ घड़ी है, बिटिया का जन्म हुआ है। फिर गजराज जी ने महिलाओं से ढोलकी और अपने गले में लटका ली। दोनों हाथों से ढोलक बजाने लगे और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगे। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर खुशी बांटते हुए कहते, खुशियां बांटो, बेटी का जन्म हुआ है। पंडित जी को तो यह स्थिति समझ में आते ही पहले ही वहां से खिसकने का अवसर मिल गया। गजराज जी घंटों नाचते रहे जब तक कि वह थककर गिर नहीं गए। उनकी ऐसी हालत देख सब लोग चकित थे। किसी तरह उन्हें घर लाया गया, लेकिन इस घटना के बाद लोग बातें करने लगे। सबने मान लिया था कि गजराज जी पर किसी चुड़ैल का साया है, जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। अब डॉक्टर, वैद्य और हकीम को छोड़कर सभी ने झाड़ फूंक का सहारा लिया, लेकिन यह किसी के बस की बात नहीं थी। अब एक बड़े ज्ञानी की जरूरत थी, पर कोई इस स्थिति का हल नहीं जानता था। तभी वहां एक रिश्तेदार ने कहा, हमारे गांव से दूर जंगल के पास एक साधु बाबा रहते हैं। वह साल में एक ही बार अपनी कुटिया से बाहर आते हैं भिक्षा के लिए। बाकी समय वह अपनी कुटिया में रहते हैं। मुझे लगता है कि गजराज जी की इस दशा का समाधान बाबा के पास जरूर होगा। जैसे ही यह जानकारी मिली, गजराज सिंह के परिवार वाले साधु बाबा के पास जा पहुंचे। उन्होंने बाबा को सारी स्थिति से अवगत कराया और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, बाबा अब सिर्फ आप ही हमारी आशा है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा बहुत कम ही लोगों के अनुरोध पर जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्होंने अपनी छोटी सी मैली केतली उठाई और बाड़े में बंधी गौ माता को सांझ तक का चारा देकर परिवार के साथ निकल पड़े। साधु बाबा गजराज सिंह के घर पहुंचकर सीधा गजराज के पास बैठे। वहां उपस्थित सभी लोगों को उन्होंने इशारे से जाने को कहा। इसके बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद की, केतली से थोड़ी सी जल की बूंदें हथेली पर लेकर गजराज सिंह के चेहरे पर मल दी। उन्होंने गजराज की घनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आकाश की ओर नजर उठाई और कुछ देर तक बुदबुदाते रहे। फिर धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से गजराज के माथे पर स्पर्श करते हुए बोले, कौन हो तुम? गजराज जी के चेहरे की लालिमा फीकी पड़ चुकी थी और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उनके मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले। साधु बाबा ने हाथ हटाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, बस शांत रह, शरीर का तापमान बढ़ने मत दे। मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन इस शरीर की रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू इस शरीर का नाश कर देगी तो तेरी मुक्ति की राह कैसे बनेगी? हमें अपनी मंशा बताओ, तभी हम तेरी मदद कर पाएंगे। इसके बाद बाबा ने परिवार के लोगों को जल का एक अंश दिया और कहा, हर 2 घंटे में यह जल गजराज के शरीर पर मलते रहना। पूरी रात इनकी देखभाल करना और पलकों को झपकने मत देना। अगले दिन बाबा ने फिर से आने का वादा किया और विदा लेकर चले गए। रात भर परिवार के लोग गजराज जी के पास बैठे रहे। हर 2 घंटे पर उन्हें जल का लेप किया जाता रहा। दूसरी ओर साधु बाबा अपनी कुटिया में पूरी रात जागते हुए दोनों हाथों को फैलाकर और सिर को आकाश की ओर उठाकर बुदबुदाते रहे। वह अपने पात्रों में जल की अदला बदली करते रहे, मानो किसी अनदेखी शक्ति से संवाद कर रहे हो। अगली सुबह
जब बाबा गजराज जी के घर जाने लगे तो उन्होंने साथ आने वाले सज्जन से कहा, मेरी गौमाता को भी साथ लेकर चलना होगा। शायद इस कार्य में समय लग सकता है और मेरी अनुपस्थिति में वह भूखी रह जाएगी। गजराज सिंह के घर पहुंचने से पहले ही सरपंच और गांव के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन साधु बाबा ने किसी को भी नजरअंदाज करते हुए सीधे गजराज के पास जाकर वही प्रक्रिया दोहराई। इस बार वे अपने साथ 2 पात्र लाए थे, जिनमें से एक का जल उन्होंने गजराज के माथे पर मलते हुए कहा, आ जा, जो भी है अब सामने आ और अपना कारण बता। बाबा ने आंखें बंद करके लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ गजराज की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। साधु बाबा ने ध्यान से सोचा और फिर गांव के लोगों से कहा, जाओ ढोलक लेकर आओ और घर के आंगन में कुछ महिलाओं को बुलाओ। तुम सब मिलकर प्रसन्नता से गीत गाओ। इस बीच बाबा ने गजराज जी के माथे को जल से धीरे धीरे स्पर्श करना शुरू किया। उनकी यह युक्ति सफल रही। गीतों की मधुर ध्वनि गजराज जी के निर्जीव शरीर में पुनः चेतना भरने लगी। वे न केवल होश में आए, बल्कि उठकर चारपाई से बाहर आंगन में नाचने भी लगे। साधु बाबा ने गजब के अंदाज में पूछा, कौन है तू? गजराज। जब गजराज जी अजीब सी हंसी के साथ नाचते रहे तो उनका शरीर मानो बिजली के झटकों जैसा कांपने लगा। उनकी आवाज थरथराते हुए और धीमी हो चली। आंखों से आंसू ऐसे गिरने लगे जैसे रक्त की बूंदें हो। उसी कांपती हुई आवाज में उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। साधु बाबा ने फिर पूछा, हाँ तो बता, कौन है तू और क्या चाहती है? थोड़ी थोड़ी देर में वह बोली, हम नानकों की मेहर हो। बाबा ने पूछा, तो तूने गजराज जी को क्यों चुना? क्यों उन्हें तंग कर रही है? वह बोली, मालिक के सिवा कोई यहां इतना सहन नहीं कर सकता, बाकी सब पापी हैं। बाबा ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? वह बोली, मुझे न्याय चाहिए। बाबा ने गंभीरता से पूछा, कैसा न्याय? तब वह बोली, पहले पंचायत बुलाओ। इस बीच गजराज जी का शरीर थमने लगा था, लेकिन बाबा ने तुरंत भांप लिया और कहा, रुक जा, तू कहीं मत जा, कहीं और नहीं जाना है। जो तू कहेगी वही होगा, लेकिन पहले एक वादा कर कि तू इस शरीर को छोड़ देगी। वह हकबकाते हुए बोली, पहले पंचायत बुलाओ, मुझे न्याय चाहिए। साधु बाबा ने सरपंच से कहा, जल्दी पंचायत बुलवाइए, अन्यथा यह आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। फिलहाल यह शरीर पर कब्जा किए हुए है, लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यह तबाही मचा देगी। सरपंच ने तुरंत पंचायत बुलाने का वादा किया और कहा, बाबा हम तैयारियां कर रहे हैं, पूरी पंचायत सभा जल्द ही बैठने वाली है। शाम तक गांव के सरपंच और बाकी लोग पंचायत घर में इकट्ठा हो गए थे। अब सभी को इस अद्भुत घटना का इंतजार था और पंचायत घर में तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि मामला आखिर है क्या। साधु बाबा सभा के बीच में आकर एक गोलाकार रेखा खींचने लगे। उन्होंने उस घेरे को गहरा किया और उसमें कुछ अनाज के दाने दबाए। फिर उस घेरे के बाहर एक और रेखा खींची, जिस पर मोगरे के इत्र का छिड़काव किया। इसके बाद उन्होंने चारों ओर सूखी मिट्टी को फूंक मारकर फैलाया। अंततः गजराज जी को उस गोले के मध्य लिटा दिया गया। साधु बाबा ने पूरे समुदाय को उस घेरे से दूर रहने का आदेश दिया और खुद उसके पास किनारे पर बैठ गए। उन्होंने स्त्रियों को थोड़ी दूर ढोलक और मंजीरे के साथ बैठा दिया। इशारा मिलते ही गीत गाने का निर्देश दिया। साधु बाबा ने आकाश की ओर दृष्टि डालते हुए अपने दोनों हाथ फैलाए और होठों से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अचानक उन्होंने घेरे के भीतर की मिट्टी उठाकर गजराज जी पर फेंक दी। जैसे ही मिट्टी गिरी, गजराज जी के अचेत शरीर में हल्की हलचल होने लगी। महिलाओं को जैसे ही साधु बाबा ने संकेत दिया, वे ऊंची आवाज में गीत गाने लगी। गजराज जी के पूरी तरह निर्जीव प्रतीत हो रहे शरीर में एक झटके से हरकत हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उठा रही हो। वो एक झटके से बैठ गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पीपल के पेड़ की छांव में ध्यानस्थ हो। गजराज जी के हाथ पैरों के बीच घूमने लगे, पंजों के बल बैठकर दांत पीसने लगे, मानो कोई गहरी बेचैनी उन्हें जकड़ रही हो। नाव चाहिए मुझे, न्याय चाहिए मुझे।
वे जोर जोर से कहने लगे। साधु बाबा ने उन्हें शांत करते हुए पूछा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? तभी गजराज जी के मुख से एक स्त्री की आवाज आई, हमें न्याय चाहिए। साधु बाबा ने गंभीरता से पूछा, किस न्याय की मांग कर रही हो? उस आवाज ने चीख कर उत्तर दिया, हमारी और हमारी बेटी की हत्या का न्याय। फकीर बाबा ने कहा, लेकिन हमने तो सुना था कि तुम प्रसव के समय रक्तस्राव से मरी थी और तुम्हारी बेटी भी जन्म के कुछ पल बाद ही चल बसी थी। तो कौन सी हत्या और किस न्याय की बात कर रही हो? वह आत्मा क्रोध में गुर्राने लगी। न्याय चाहिए हमें। साधु बाबा ने उसे शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, स्पष्ट रूप से बताओ, तभी हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। सब सांस थामे इस रहस्यमय वार्तालाप को सुन रहे थे। तभी उस आत्मा ने गजराज जी के शरीर का नियंत्रण करते हुए सभा में बैठे मजदूर की ओर इशारा किया, जिसे उसने अपना पति बताया था। ननको को बुलाओ, आत्मा चिल्लाई। साधु बाबा ने ननको को बुलाया और वह भय से थरथराते हुए सामने आ गया। उसकी हालत इतनी खराब थी मानो ठंड में किसी ने उसे ठिठुरा दिया हो। साधु बाबा बोले, ननको आ गया है, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आत्मा फिर गुर्राकर बोली, नाव चाहिए मुझे और माई बापू को भी बुलाओ। गजराज जी का चेहरा अचानक आग की तरह जलने लगा और पूरे सभा में एक अजीब सी भयावह शांति फैल गई। साधु बाबा ने ननको के माता पिता को बुलाने का आदेश दिया और ननको के माता पिता कांपते हुए हाथ जोड़े फकीर बाबा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हमें माफ कर दीजिए बाबा, आप ही हमारे रक्षक हो बाबा, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हमें बचा लो। जब ननको के माता पिता साधु बाबा के चरणों में गिरकर विलाप कर रहे थे, तभी गजराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक वे जोर से हंसने लगे और फुकारते हुए बोले, अब सब कुछ सच सच बताओ, आज क्या होना चाहिए और पूरी सच्चाई उजागर करो। जो गजराज सिंह बोले वह ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ननको की पत्नी चौथी बार गर्भवती थी। पहले से ही 3 बेटियां थी। इस बार घर वालों को पूरा यकीन था कि यह बेटा ही होगा। ननको की मां ने उसकी पत्नी का जीवन नर्क बना दिया था, क्योंकि अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगी और ननको का दूसरा विवाह करा देगी। ननको कभी कभी अपनी मां का विरोध करता, कहता, मां, जो होना है वह होगा, अगर बेटी भी हुई तो वह खेतों में हाथ बटाएगी। लेकिन उसकी मां इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसने ननको को समझाया था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो परिवार को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बेटी हुई तो वह खेतों में कुछ दिनों तक मदद करेगी, लेकिन तुम्हारे घर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? उसकी मां ने बार बार यही बात कही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वह समय आ गया जब ननको की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। घर वालों ने पहले से ही सोच रखा था कि अगर बेटी हुई तो उससे जल्द छुटकारा पा लेंगे, इसलिए उन्होंने किसी दाई को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी। तीनों बेटियों को पड़ोस में भेज दिया गया ताकि कोई यह दृश्य न देख सके। जब रात को ननको की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तो उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। घर वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उस मासूम बच्ची से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक घिनौनी योजना बनाई। नन्ही सी जान को सर्द रात के खुले आंगन में चारपाई के पायों के नीचे निवस्त्र छोड़ दिया। यदि ठंड से नहीं मरी तो चारपाई के भार से मर जाएगी। उसके रोने की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में रुई ठूंस दी गई। ननको की पत्नी को अफीम सुंघाकर अचेत कर दिया गया था। जब देर रात उसकी चेतना लौटी तो उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा। परिवार वालों ने उसे बताया, आराम करो, तुमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। जब ननको की पत्नी को मरी हुई बच्ची के बारे में पता चला तो उसे तुरंत कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वह बच्ची को देखने की जिद पर अड़ गई, लेकिन इतना बड़ा पाप भला कितने दिन छुपता। उसकी पत्नी ने अपनी आंखों से सारा सच देख लिया था। चारपाई के पाए के नीचे बच्ची की निर्जीव देह पड़ी हुई थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि पत्नी का हृदय कांप उठा और वह बिलखते हुए बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी चित्कार से पूरा घर गूंज उठा।
इस भीषण सत्य के सामने ननको की पत्नी गजराज जी के पास न्याय की गुहार लगाने का दृढ़ निश्चय कर घर से बाहर निकलने लगी। ननको को अपनी कुकर्म उजागर होने का डर सताने लगा और इसी भय के चलते उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से आंगन में घसीटते हुए पटक दिया। जब पत्नी ने प्रतिकार करने की कोशिश की तो ननको ने उसे जानवरों की भांति पीटा। उसकी पिटाई इतनी अमानवीय थी कि उसकी पत्नी का नाजुक शरीर यह अत्याचार सहन नहीं कर पाया और उसने भी दम तोड़ दिया। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। मां और बेटी की एकाएक हुई मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। इधर ननको और उसका परिवार घड़ियाली आंसू बहाते हुए उनकी अंत्येष्टि कर रहे थे, लेकिन उनकी सोची समझी साजिश को सच्चाई ने उजागर कर दिया। जब पूरी पंचायत ने ननको और उसके परिवार के मुंह से सच सुना तो हर आंख आंसुओं से भर आई। पंचायत में मौजूद सभी लोगों के दिलों में नफरत और घृणा भरी हुई थी। तीनों दोषी ननको और उसके माता पिता अब दया की भीख मांग रहे थे। गजराज जी अपने अंतर्मन की पीड़ा से बेकाबू होकर चिल्लाने लगे, न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। सभा में चारों ओर खामोशी छा गई, सिवाय गजराज जी के करुण स्वर के। तभी साधु बाबा ने शांत होने का आग्रह किया, बेटी शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन गजराज जी की पीड़ा और अधिक बढ़ती गई। साधु बाबा ने धीरे धीरे कुछ मिट्टी उठाई और गजराज जी के मुख पर छिड़कते हुए मंत्र बुदबुदाए। मिट्टी के गिरते ही गजराज जी की आवाज धीमी पड़ने लगी, पर उनकी न्याय की पुकार थमी नहीं। तब साधु बाबा ने पंचायत से निवेदन किया, पंचगढ़ कृपा करके इस अबला के साथ हुए अन्याय का न्याय सुनिश्चित करें। सरपंच ने कहा, अब तू ही बता क्या सजा दी जाए। जो तू बोलेगी वही किया जाएगा। गजराज जी की करुण पुकार जारी रही। साधु बाबा फिर बोले, इसने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना न्याय की मांग की है। यह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला सीधा ननको और उसके परिवार से ले सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपना नहीं, उन सभी का चेतावनी देना चाहती है जो बेटियों और पत्नियों के साथ इस प्रकार का कुकर्म करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी सर्वसम्मति से ऐसा न्याय करें जो पूरे समाज के लिए उदाहरण बने। साधु बाबा की यह बात सुनकर सभी पंचगण सहमत हो गए कि न्याय का पाठ ऐसा हो जो समाज में इस प्रकार के कुकृत्य दोबारा न होने दे। बड़ी देर तक पंचों में कानाफूसी जारी रही और अंततः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। सभा के मध्य आकर सरपंच जी बोले, गजराज जी हमने फैसला कर लिया है, अगर आप सहमत हो तो गजराज जी को मुक्त कर दीजिए और सबका भला कीजिए, अन्यथा आप जो भी इच्छा प्रकट करेंगे हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। गजराज जी की रुंधी हुई आवाज फिर से गूंजने लगी, वही न्याय की गुहार। सरपंच जी फिर बोले, ननको और उसके परिवार ने सुनियोजित साजिश के तहत अपनी नवजात और अपनी पत्नी के साथ जो किया वह अब सभी के सामने स्पष्ट है। वे सबने अपने अपराध का सार्वजनिक स्वीकार कर लिया है, इसलिए सबसे पहले इन सभी को समाज से बहिष्कृत किया जाता है। आज से इनका हुक्का पानी बंद, किसी भी सामाजिक समारोह में इनकी उपस्थिति वर्जित रहेगी। इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा और इनसे कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात, आज से गांव में जब भी किसी कन्या का जन्म होगा, यह परिवार उस घर में जाएगा, घुटनों के बल चलकर और जूतों से खुद को पीटते हुए देवी से क्षमा याचना करेगा, ये कहते हुए कि हे देवी, हम पापियों का उद्धार करो, हमने पाप किया है, हमें क्षमा करो। हर बार जब किसी बेटी का विवाह होगा, यह परिवार फिर उसी तरह माफी मांगता हुआ आएगा। गजराज जी के यहाँ इन्हें उनके पुश्तैनी हक से भी बेदखल किया जाता है। मजदूरी से कमाई हुई आजीविका भी अब इनसे छीन ली जाएगी और इन्हें 3 महीने तक गांव की दया पर ही जीवन यापन करना होगा। गांव वालों की कृपा पर ही इनका जीवन निर्भर रहेगा और इन्हें किसी के घर में प्रवेश करने का हक नहीं होगा। जो भी चाहे अपनी इच्छा से इनकी मदद कर सकता है, लेकिन ये मदद सीमित ही होगी। सरपंच जी ने फिर गजराज जी की ओर मुखातिब होकर पूछा, अब बताओ तुम्हें न्याय मिला या नहीं? अब तो तुम मुक्त हो जाओगी, है ना? गजराज जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह अचानक हंसने लगे। उनके ठहाकों की गूंज इतनी तीव्र थी कि वहां खड़े हर शख्स के शरीर में
कंपी छूट गई। गजराज जी का शरीर पत्तों की तरह थरथराने लगा और एक भयानक ऐंठन के साथ वे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से एक धीमी दूधिया रोशनी निकलकर नीम के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर विलुप्त हो गई। पूरा गांव इस घटना का साक्षी था। ननकू और उसका परिवार शर्मिंदगी और अपराध बोध से दबे हुए सिर झुकाए खड़े थे। साधु बाबा हफ्तों तक गजराज जी के घर रहे, जब तक कि उनके इलाज से गजराज जी को होश नहीं आ गया। जब गजराज जी को होश आया, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वे सिर्फ कहानियां सुनाते रहे कि कैसे उन्हें चुड़ैल मिली थी और उन्होंने उसे गांव के पास आने से पहले ही भगा दिया था। कई दिनों बाद जब गजराज जी को पूरी सच्चाई बताई गई तो वे हैरान रह गए। गांव वालों ने देखा कि जिस नीम के पेड़ की शाखा पर चुड़ैल की रोशनी विलुप्त हुई थी, वहां हर मौसम में हरियाली रहती है। यहां तक कि पतझड़ में भी उसकी पत्तियां हरी रहती है। गांव में जब भी किसी कन्या का जन्म होता है तो पेड़ की टहनियां झूमने लगती है, मानो वह खुश होकर गीत गा रहा हो। किसी भी बेटी के विवाह में इस नियम के पेड़ की पूजा की जाती है और बेटी की विदाई से पहले पेड़ के साथ उसकी भेंट कराई जाती है। विदाई के समय पेड़ की टहनियां एक अजीब सी चरमराहट करती है, मानो कोई मां अपनी बेटी को विदा कर रही हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजा बाबू का सेवक हरिया धीरे धीरे कहते हुए बोला, बाबू, आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी थी इस गांव में आकर अपनी वृद्धावस्था बिताने की? हम यहाँ पैदल चलते चलते थक गए हैं और शहर में तो कितनी सुविधा थी, आप वहीं रहते। हरिया की बातों पर राजा साहब मुस्कुराए और बोले, अरे हरिया, बस थोड़ा और चल लो, अब गांव बस आने ही वाला है। शहर से आए राजा साहब के परिवार के लोग भी अब थकान महसूस करने लगे थे। परिवार तो अधिक बड़ा नहीं था, एक बेटा, बहू और उनके 2 बच्चे ही थे। हरिया सालों से राजा साहब के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था, परंतु अब वह केवल सेवक नहीं बल्कि उनका अभिन्न मित्र भी बन चुका था। वह राजा साहब के हर गहरे राज्य का सहभागी था। राजा साहब कहते, बस थोड़ा और चलो, देखो तो सही, अब हम गांव की चौखट पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही गांव की सीमा आई, राजा साहब की आवाज में एक खास गर्व और अधिकार झलकने लगा। राजा साहब के पोते सोहन ने मासूमियत से पूछा, दादा, आपको क्या जरूरत थी यहां आने की? हम तो शहर में कितने आराम से रह रहे थे, अब गांव कैसा होगा? क्या सच में यहां मिट्टी के घर होते हैं? 12 साल के सोहन के साथ 10 साल की सुमन भी थी, जिसे गांव आने का नाम सुनकर उत्सुकता और झिझक दोनों ही महसूस हो रही थी। पर घर के मुखिया राजा साहब का फैसला अंतिम होता था। जब वो निर्णय लेते थे तो किसी की कोई बात नहीं चलती थी। उनका बेटा संजय और बहू सोनी भी उनकी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे। राजा साहब की ऐसी शख्सियत थी कि कोई उनसे बहस नहीं कर सकता था। वे सिर्फ नाम के ही राजा थे, पर उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव गांव में काफी था। गांव में उनकी थोड़ी जमीन और एक कच्चा पक्का मकान था। जब राजा साहब शहर गए थे तो मजदूरी से शुरुआत की थी और धीरे धीरे ठेकेदारी तक पहुंच गए थे। अब उनका बेटा संजय भी उसी काम में लगा हुआ था। संजय के बच्चे स्कूल जाते थे, पर त्योहारों की छुट्टी मिली तो राजा साहब ने सोचा, चलो सबको एक बार गांव ले चलो, अपने गांव को देखना भी जरूरी है। थोड़ी देर बाद राजा साहब ने कहा, देखो, ये पगडंडी अब सीधी हमारे घर की ओर जा रही है। बच्चों, अब अपनी चाल तेज कर लो। और राजा साहब सबसे तेज चलकर आगे निकल गए। कुछ ही देर में वे अपने घर के सामने खड़े हो गए। बच्चे हैरान होकर पूछने लगे, क्या यही आपका घर है दादा? तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकली और बोली, अरे दीनदयाल, देखो तो राजा आया है और उसके साथ पूरा परिवार भी है। अंदर से 140 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम दीनदयाल था, बाहर निकलकर राजा साहब के पैर छूने लगा और बोला, चाचा, कितने सालों बाद आप गांव की ओर आए, इस बार तो रुक कर ही जाओगे? राजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, अब हम यहीं रहने वाले हैं। बहुत हो गया शहर का जीवन, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे।
दीनदयाल के पास घर की चाबी रहती थी और उसने पहले से ही सारी जरूरी चीजें जुटा रखी थी। तभी सुमन अपनी माँ से कहने लगी, माँ, यहाँ कहीं बाथरूम तो नजर नहीं आ रहा। सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, बाथरूम घर के पीछे बना हुआ है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सुमन अपनी माँ के साथ आंगन की ओर चली गई, जहां उसने देखा कि एक बड़े ड्रम में साफ पानी भरा हुआ था और पास ही एक हैंडपंप लगा हुआ था। सुमन के लिए यह सब नया था, पर उसकी माँ ने उसे समझा दिया। सोनी वहीं बगीचे की ओर निहारने लगी, जहां सब कुछ शांत और ठहराव भरा था। यहां आकर उसे बेहद सुकून महसूस हो रहा था। दीनदयाल सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर हाजिर हो गया। संजय और दीनदयाल बचपन के दोस्त थे, एक साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए थे, इसलिए उनके बीच की हंसी मजाक सहज और गहरी थी। दीनदयाल ने चाय पकड़ाते हुए सोनी से हंसते हुए कहा, भाभी जी, आप तो पूरी शहरी हो गई हो, थोड़ा हमारी तरह भी रह लो और जो भी यहाँ आता है उसे भी टिपटॉप बना दो। सोनी मुस्कुराते हुए बोली, दत्त भाई साहब, आप मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, आपकी ये आदत तो कभी नहीं जाएगी। और इस तरह की हंसी मजाक में दिन बीत गया। रात का भोजन करने के बाद सभी सोने चले गए। हरिया और राजा बाबू एक ही कमरे में सो रहे थे। रात के सन्नाटे में राजा बाबू धीरे से बोले, हरिया, जरा जाकर उसके गांव का हालचाल तो पता कराओ, सब ठीक तो है ना। हरिया समझ गया कि राजा बाबू किसकी बात कर रहे थे और बोला, अरे बाबूजी, आप शहर छोड़कर यहाँ गांव भागे भागे इसीलिए आए? मुझे तो सपने में भी यह बात नहीं आई थी कि आप उसके लिए यहाँ आए हो। राजा बाबू ने धीरे से कहा, हरिया, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। अगले दिन भोर होते ही हरिया उस गांव की ओर चल पड़ा। 2 गांव पार करने के बाद वह उसके गांव में पहुंचा। अब वह सोच रहा था कि घर में कैसे जाए। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ी और उसने पूछा, क्यों भाई, किसे ढूंढ रहे हो? पहले कभी तुम्हें यहां देखा नहीं? क्या चौधरी साहब के रिश्तेदार हो? हरिया ने थोड़ी घबराहट में जवाब दिया, हाँ, चौधरी साहब की खबर देरी से मिली तो उनसे मिलने चला आया। मैं उनका दूर का भाई हूं। उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, छोटी माँ से मिल लो। बाबूजी के जाने के बाद से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। बहुत वक्त हो गया है, उनके घर से कोई आया है, शायद उनसे मिलकर छोटी माँ खुश हो जाए। वह आदमी हरिया को घर के अंदर ले गया और आवाज देकर बोला, छोटी माँ, देखिए तो कौन आया है। जैसे ही वह महिला नजर उठाकर हरिया को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह युवक हरिया को छोटी माँ के कमरे में छोड़कर उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चला गया। महिला कांपती आवाज में बोली, हरिया, अब कैसे आना हुआ? तुम तो मुझसे कभी बात भी नहीं करते थे, अब क्यों आए हो? हरिया ने धीमे से कहा, मैं तो कभी नहीं आता और तुम्हारे कहने से तब कुछ नहीं समझा, अब भी कुछ नहीं समझूंगा। राजा बाबू को तुम्हारी हालत की फिक्र हो रही थी, उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती भेजा है। अब मैं वापस जा रहा हूं। हरिया ने चलते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, अब और किस बात का अफसोस है? तभी एक युवक वहां आया और बोलने लगा, अरे, आप कहां जाने की तैयारी में हैं? चलिए, बैठक में थोड़ा समय बिताइए और भोजन ग्रहण करके ही जाइए। आप इस तरह से कहां चले जा रहे हैं? युवक बोला, वो छोटी माँ भी आ जाए, कुछ खा ले। इस पर हरिया ने जवाब दिया, अरे बेटा, इसकी क्या आवश्यकता है? बस, जिसके लिए आए थे वो कार्य पूरा हो गया, अब लौटते हैं। तब युवक कहने लगा, ऐसे कैसे जाने देंगे? चौधरी साहब के यहां से कोई भूखा वापस नहीं जाता था और अब भी नहीं जाएगा। क्यों छोटी माँ, आप क्यों खामोश हैं? अपने भाई से कहिए कि चाय नाश्ता और भोजन करके ही जाए। महिला ने कहा, हाँ हरिया, विष्णु ठीक कह रहा है, चलो बैठक में हम भी चलते हैं। हरिया कुछ नहीं कह सका, वह चुपचाप बैठक में जाकर बैठ गया। बैठक में मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन सजे हुए थे। इतने सारे व्यंजन हरिया ने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन उसका मन किसी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा था। अब उसे उस महिला से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस अपने राजा बाबू के लिए यहां आया था। किसी तरह कुछ कौर लेकर हरिया वहां से निकल गया। पक्की पगडंडी पर चलते चलते हरिया का मन करवाहट से भर गया था।
न जाने क्यों उसे उस महिला पर फिर से गुस्सा आ रहा था। इतनी सख्त दिल क्यों हो गई थी वह, जो राजा बाबू जैसे सच्चे दिल वाले इंसान को समझ न सकी। अपनी सोच में उलझा हरिया आगे बढ़ रहा था। तभी दूसरे गांव में कुछ पुराने जानकार मिले। उन्होंने शहर में बिताए उसके दिनों की बातें पूछी और वह उन्हें अपने शहर के किस्से सुनाने लगा। बातें करते करते शाम हो गई और फिर उसे राजा बाबू की याद आई। वह कहने लगा, अब मुझे विदा दो। बातों में समय का पता ही नहीं चला और तेजी से वहां से निकल पड़ा। हरिया पक्की पगडंडी पर चलते चलते अपने गांव पहुंचा। वहां उसने देखा राजा साहब इधर उधर टहल रहे थे। हरिया को देखते ही राजा साहब उसकी तरफ दौड़े और कहने लगे, सब ठीक है ना? हरिया, बताओ, बोलो ना, सब कुशल मंगल है ना? एक ही सांस में राजा साहब ने कई सवाल कर डाले। हरिया ने जवाब दिया, आप बेकार ही उसकी फिक्र करते हो बाबूजी। जिसे तब भी आपकी चिंता नहीं थी, आज उसे क्या फर्क पड़ता है? अब वह रईसों के घर की बहू बन गई है और उसकी हैसियत भी वैसी ही है। चौधरी साहब नहीं रहे, लेकिन उनके बाल बच्चे तो हैं उनकी देखभाल के लिए। अब आप मुझसे कोई और सवाल मत करो, बस मान लो कि वह अपने घर में सुखी है। हरिया जो कह रहा था वही कहकर चुप हो गया। राजा साहब ने कहा, ठंड रख हरिया, उसे दोष मत दो। सबका अपना अपना स्वभाव होता है। कौन कैसे जीना चाहता है ये उसकी अपनी मर्जी है। अब चल, नाराज मत हो, खाना खा ले, नहीं तो बच्चों ने सुन लिया तो मुझे ही डांट पड़ेगी कि हमने हरिया का क्या हाल बना दिया। इसी तरह 10 दिन बीत गए। बच्चों का भी गांव में मन रम गया था। वे रोज खेतों में जाते, ताजी सब्जियां तोड़कर लाते और नए अनुभवों से भरे रहते। अब उनके जाने का दिन आ पहुंचा। राजा साहब चाहकर भी बच्चों को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि सोनू और सुमन के स्कूल खुलने वाले थे। जाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तभी एक आदमी हांफते हुए आया और बोला, चौधरी साहब की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्होंने किसी राजा को बुलाने की इच्छा जताई है। इस गांव में बता सकते हो राजा कौन है? राजा साहब से युवा व्यक्ति ने प्रश्न किया। उसी समय राजा साहब थोड़ी हड़बड़ाहट में आए और बोले, हाँ, मैं ही राजा हूं। आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। फिर उन्होंने हरिया से कहा, हरिया, बच्चों का ध्यान रखना, आज इन्हें जाने मत देना, मैं थोड़ी देर में लौटता हूं। हरिया ने राजा साहब का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा साहब ने उसका हाथ थामकर उसे दिलासा देते हुए उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े। राजा साहब की सांसें जैसे दौड़ रही थी। मन किसी अनजाने डर से सहमा हुआ था। दिल में बस यही चाह थी कि किसी तरह से पंख लग जाए और उड़कर उस तक पहुंच जाए, लेकिन चेहरे पर बस गंभीरता का आवरण ओढ़े हुए उन्होंने अपनी बेचैनी को छुपाया और उस व्यक्ति के पीछे पीछे बढ़ते गए। रास्ते में एक गांव पार किया, फिर दूसरे गांव के बाद ही वह मंजिल नजदीक आ गई। उनकी गति किसी तीर सी हो गई थी। देखने में नहीं लगता था कि वे 60 साल के होंगे। जैसे ही वह व्यक्ति बोला, राजा साहब, बस 100 मीटर के बाद चौधरी साहब की हवेली आ जाएगी। राजा साहब की चाल और तेज हो गई। भव्य हवेली के सामने पहुंचकर वे रुके और बाहर से ही आवाज लगाई, हुकुम साहब। राजा साहब पधारे हैं, इन्हें भीतर ले आइए। तभी अंदर से विष्णु दरवाजे पर दिखा और उसने पूछा, आप ही राजा साहब हैं? राजा साहब ने सिर हिलाकर हामी भरी और विष्णु के इशारे को समझते हुए वह अंदर चले गए। जब वे उस महिला के कमरे की ओर बढ़े तो मन में विचार उठा, ये क्या हालत बना ली है इसने। अभी तो बस 10-12 दिन पहले ही तो मिली थी, तब तो कह रही थी कि सब अच्छा चल रहा है, पर अब तो एकदम कमजोर लग रही है, जैसे किसी ने जीवन का रस ही खींच लिया हो। महिला को देखते ही राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विष्णु, मुझे थोड़ी देर इनसे बात करने दो बेटा, तब तक तुम इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करवा दो। विष्णु के जाते ही राजा साहब का मन किया कि उसका हाथ पकड़कर तुरंत पूछे, ये क्या हाल बना लिया है तूने? पर सामने से वह बस निरीह दृष्टि से उन्हें देखती रही और फिर धीरे से बैठ गई। फिर वह धीमे स्वर में बोली, कुछ बोलोगे नहीं? राजू, अब भी मुझसे नाराज हो? राजा साहब ने उत्तर दिया, क्या कहूं रज्जू, तुमने कभी कहने का मौका ही कहाँ दिया। बस
अपने तेज कदमों की आदत में सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गई। हरिया कह रहा था कि तुम ठीक हो, पर अब तो तुम्हें देख रहा हो, तुम ठीक नहीं लग रही। रज्जू, अचानक तुम्हें क्या हो गया? चौधरी साहब के जाने का दुख तो समझ सकता हो, पर उनकी याद में अपनी सेहत बिगाड़ लेना कहां तक सही है? राजा साहब की आवाज में उदासी साफ छलक रही थी। तभी एक नौकर चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और बोला, साहब, बीवी जी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, आप इन्हें भी साथ में थोड़ा खिला दें। लगता है आपको बहुत जानती हैं, तभी आपकी पसंद का सब नाश्ता बनवाया है। राजा साहब उसकी बात सुनकर कभी रज्जू को देखते तो कभी उन पकवानों की ओर। वहां शक्कर पारे, दही बड़े और नमक पारे, क्या क्या नहीं था। राजा साहब बोले, तुम्हें सब याद है, कुछ भूल ही नहीं हो। रज्जू ने कहा, खुद को भूल भी जाऊं, पर तुम्हें कैसे भूल जाऊं राजू? उसकी आवाज लरजते शब्दों में डूबी हुई थी। राजा साहब ने देखा कि वह अपने नाखून कुतरने लगी थी। ये उसकी पुरानी आदत थी, जब मन में कोई बेचैनी होती थी। राजा साहब ने पूछा, क्या सोच रही हो? और मुझे क्यों बुलाया है, यह भी नहीं बताया? रज्जू ने धीरे से कहा, तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा समय नजदीक आ गया है। पता नहीं फिर तुमसे कह पाऊं या नहीं। वो कैसा है, एक बार उसके बारे में बता दो और एक बार मुझे उससे मिला दो। राजा साहब बोले, अच्छा रज्जू, तो तुम्हें उससे मिलना है, ये क्या कह रही हो? अरे, अतीत को अतीत ही रहने दो। अब क्या मिलेगा तुमसे मिलकर? सब कुछ पीछे छूट चुका है। रज्जू, तुम्हें इन सपनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए। मैंने हरिया को तुम तक भेजा था, वो सही कह रहा था, लेकिन दिल मानता कहाँ है। जब से चौधरी साहब के जाने की खबर मिली, तुम्हारी चिंता ने मुझे बेचैन कर दिया। अब बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूं। इतना कहकर राजा साहब उठने लगे, लेकिन रज्जू ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और एक गहरी विनती भरे स्वर में बोली, राजू, अब न जाने मैं कब इस दुनिया से विदा लूंगी। एक बार, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो। उसकी झलक भर देख लो तो चैन से आंखें मूंद लूंगी। मुझे पता है कि मेरी गलतियों की सजा तुमने बिना शिकायत भुगती है, लेकिन अब मुझे भी माफी मांगने का एक मौका दे दो। राजा साहब उसे समझाने लगे, रज्जू, ये जिद सही नहीं है। जो बातें अब तक पर्दे में थी, उन्हें वैसे ही रहने दो। बस इतना समझ लो कि वो ठीक है और खुश है। रज्जू ने आग्रह किया, फिर ऐसा करो, मुझे वहां ले चलो, मैं बस दूर से ही उसे देख लूंगी, मेरा मन हल्का हो जाएगा। उसकी जिद ने राजा साहब को असमंजस में डाल दिया। तभी विष्णु कमरे में आकर बोला, चाचा, छोटी माँ को अपने साथ ले जाइए। डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर माहौल बदलेगा तो उनकी तबीयत में सुधार आ सकता है। न जाने वो किन विचारों में खोई हुई है। राजा साहब के पास अब कोई और चारा नहीं था। विष्णु ने बग्घी तैयार करवा दी, जिसमें रज्जू और राजा साहब को ले जाने की व्यवस्था कर दी गई। बीमार होने के बावजूद रज्जू के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बहुत समय बाद वह घर की दहलीज पार कर रही थी। बग्घी धीमी गति से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। अंदर दोनों खामोश बैठे थे। चेहरे पर उलझनों की छाप थी, फिर भी हल्की मुस्कान का आभास हो रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मगर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी गाड़ीवान ने पूछा, साहब, आपका गांव आ गया है, घर का पता बता दीजिए। बाहर आकर राजा साहब ने इशारे से उसे घर की दिशा दिखा दी। हरिया पहले से ही बाहर खड़ा था। बग्घी रुकते ही राजा साहब उतरे और हरिया कहने लगा, बाबूजी, मैंने कहा था ना, मत जाओ, पर आप हमारी सुनते ही नहीं। राजा साहब उसे शांत रहने का इशारा करते रहे, पर हरिया अपने भावावेश में बोलता गया। फिर राजा साहब ने रज्जू को हाथ पकड़कर बग्घी से नीचे उतारा। हरिया ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रज्जू को अंदर ले जाया गया। घर में प्रवेश करते ही संजय, सोनी, सुमन और सोहन चौंक गए। वे कहने लगे, ये कौन है? तभी राजा साहब ने सोनी से कहा, बहू, इन्हें अम्मा जी के कमरे में ले जाओ, कुछ दिन यहीं रहेंगी, तबीयत ठीक नहीं है, इनकी सेवा करो, ये तुम्हारी अम्मा की बहन है। परिवार ने उनके चरण स्पर्श किए और रज्जू ने आशीर्वाद बरसाए, लेकिन रज्जू की नजरें सवाल कर रही थी।
और राजा साहब हर सवाल से बचने की कोशिश कर रहे थे। रज्जू अब बस किसी तरह उससे मिलने के लिए बेचैन थी, मगर राजा साहब उसकी नजरें चुराते रहे। सोनी ने रज्जू की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। उधर सोनी और सुमन शहर जाने के इंतजार में दिन गिनते रहे। उन्हें शहर जाने की तड़प लगी थी और अब हर दिन एक नए इंतजार की तरह बीत रहा था। दोनों बच्चे अपनी लाई हुई किताबों में डूबे हुए थे, पर उनकी पढ़ाई में अब खलल पड़ चुका था। चाहे जितनी किताबें पढ़ ले, परंतु उस स्कूल के मित्रों की यादें हर वक्त मन को छू जाती थी। गांव के बच्चों से उनका संवाद तो था, परंतु गांव की स्थानीय बोली उनके लिए उलझी हुई पहेली बन जाती थी। हाँ, रज्जू दादी के स्नेह की छाप में उन्हें सुकून अवश्य मिलता था। अपनी सगी दादी का चेहरा उन्होंने कभी देखा नहीं था। किताबों के पन्नों में ही दादी का प्रेम पड़ा था। रज्जू के स्नेहिल आंचल में उन्हें दादी की अनुपस्थिति का एहसास अब मिटता दिखता था। रज्जू को आए अभी 5 दिन भी नहीं बीते थे कि अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगी। राजा साहब पर घबराहट की परछाई गहराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो रज्जू की आखिरी सांसें उस अनकही मुलाकात के लिए अटकी थी। हरिया ने राजा साहब को समझाते हुए कहा, सालों पहले जो हमने दबा दिया था उसे अब उजागर करने का कोई मतलब नहीं है। राजा बाबू, कहीं ऐसा ना हो कि अनायास ही कोई भूला किस्सा बाहर आ जाए। राजा साहब के मन में उधेड़बुन चल रही थी। रात को क्या करें, क्या कहें, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। पर रज्जू की बिगड़ती हालत ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। हरिया ने सलाह दी कि रज्जू को कैसे भी उनके घर पहुंचा दिया जाए, ताकि चौधरी साहब के खानदान में किसी तरह की बदनामी ना हो। राजा बाबू, हमें उनकी अमानत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, हरिया ने चिंता भरे स्वर में कहा। राजा साहब ने वैद्य जी से दवा मंगवाई और जैसे ही रज्जू की तबीयत में थोड़ी सुधार दिखी, उन्होंने संजय के साथ रज्जू को उसके घर भेजने की व्यवस्था कर दी। रज्जू के मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, राजा बाबू ने उससे उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? क्यों उन्हें अकेले ही वापस भेज दिया गया? अगर वो साथ आते तो रज्जू उनसे जिद करके पूछ तो लेती, पर अब उन्हें लगता था कि वह उनसे मिलने शायद कभी नहीं आएंगे। अचानक बग्घी एक जोरदार झटके से रुक गई। रज्जू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उन्हें सहारा देकर आराम से बिठा दिया। संजय ने कहा, आप कहां खोई हुई है? क्या आपको कुछ दिखा नहीं? सामने से एक बैलगाड़ी आ गई थी, इसीलिए बग्घी को किनारे करना पड़ा। रज्जू ने कहा, हाँ बेटा, आजकल न जाने कहां के ख्यालों में खो जाती हो। थोड़ी देर में वे रज्जू की कोठी पहुंच गए। संजय ने रज्जू को उनके कमरे में पहुंचाया। जैसे ही वह वापस जाने को हुआ, विष्णु आकर बोला, आप आज रात यहीं रुक जाइए, घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, बग्घी से जाना कठिन होगा। संजय ने कहा, चिंता न करें, मैं खेतों के रास्ते निकल जाऊंगा। लेकिन विष्णु और राजा साहब के आग्रह पर वह वहीं ठहर गया। शायद रज्जू के दिल में संजय को रोकने की इच्छा थी, या फिर विधाता ने कुछ और ही लिख रखा था। सुबह होने पर जब संजय अपने घर लौटने को तैयार हो रहा था, तो विष्णु भागा भागा आया और कहने लगा, भाई, छोटी माँ की सांसें जोर जोर से चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। रात तो वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये क्या हो गया? संजय के कदम ठिठक गए। वह उल्टे पांव रज्जू के कमरे की ओर दौड़ा और बोला, माँ, आपको क्या हो गया है? क्या सोच रही है? जो भी बात है मुझसे कहिए, मन में मत रखिए। रज्जू ने अपनी बुझती सांसों के बीच रुक रुक कर कहा, राजू को बुलाओ। उसकी आवाज में थरथराहट थी। विष्णु ने तुरंत एक आदमी को राजा साहब के गांव भेज दिया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। चौधराइन का समय निकट आ गया है। राजा साहब को जैसे ही यह खबर मिली, वह बेचैन होकर भागते हुए रज्जू की कोठी पहुंचे। कोठी के एक कोने में हरिया, सोनी, सोनू और सुमन के साथ बैठा था। राजा साहब ने रज्जू से कहा, ये क्या कर रही हो रज्जू? एक ही दिन में सब कुछ खत्म करने की बात कह दी। पहले तो तुमने कुछ सुनना नहीं चाहा, अब भी बस अपनी जिद पर अड़ी हो। राजा साहब उसकी चारपाई के पास नीचे बैठ गए। भावनाओं में बहते हुए राजा साहब यह भी भूल गए कि उनके आसपास कौन है। रज्जू ने हिचकिचाते हुए कहा, राजू,
अब तो बता दो, वो कहाँ है? वो जिंदा है ना? मैं तो उसे छोड़कर चली गई थी। राजा साहब उसकी बात सुनकर चुप न रह सके। संजय की ओर इशारा करते हुए बोले, देख लो रज्जो, ये वही है, तुम्हारी अमानत। मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है। तुम्हें कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि ये मेरे पास है। रज्जो ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजू, मेरी सांसें शायद बस उसे देखने के लिए रुकी हुई है। राजा साहब ने संजय को बुलाया। संजय उसके पास जाकर बैठा। रज्जो ने उसके चेहरे को अपने कांपते हाथों से सहलाया और फिर राजा साहब की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। देखते देखते उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। रज्जो कहकर राजा साहब फूट फूट कर रो पड़े। कोई समझ नहीं पाया कि यह अचानक क्या हो गया। रज्जो सदा के लिए दुनिया से विदा हो चुकी थी। हरिया ने राजा साहब को संभालते हुए कहा, लगता है इसकी सांसें आप दोनों में ही अटकी थी। राजा साहब ने संजय और बाकी बच्चों से कहा, जाओ अम्मा के चरण स्पर्श करो। और हरिया ने सोनी से बच्चों को बाहर ले जाने के लिए कहा। विष्णु भी चुपचाप खड़ा था। समझ नहीं पा रहा था कि रज्जो के जाने से राजा साहब इतने विचलित क्यों है। रज्जो की अंतिम विदाई के समय राजा साहब ने संजय को मुखाग्नि देने में सहयोग करने के लिए कहा। संजय ने सवालिया नजरों से देखा तो राजा साहब ने धीरे से कहा, मां की बहन है, समझ लो मैं तुम्हारी बीमारी की तरह हूं। सभी रस्में पूरी होने के बाद राजा साहब का पूरा परिवार वहीं रुका रहा। फिर वे अपने घर लौट गए। 2 दिन बाद संजय अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। अब गांव में केवल राजा साहब और हरिया रह गए थे। एक दिन राजा साहब ने हरिया से कहा, हरिया, आज फिर उस नदी किनारे चलने का मन है, चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। हरिया ने कहा, बाबूजी, आपने अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों के लिए जी है, एक बार खुद के लिए भी सोच लेते। अब जिसके लिए आप शहर छोड़कर आए थे वह भी चली गई, पर मैंने भाभी से जो वादा किया था आपका साथ निभाने का, वह तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। दोनों नदी के तट पर पहुंचे। नदी के किनारे अब पहले जैसी शांति नहीं थी। जहां पहले घने पेड़ पौधे थे, अब वहां थोड़ी कटाई छटाई हो चुकी थी, लेकिन कदम का वही पुराना पेड़ और उसके नीचे बना चबूतरा अब भी खड़ा था। यहां राजा साहब, हरिया और रज्जो अपनी 1 साल छोटी बहन कजली के साथ अक्सर आते थे। दोनों का गांव अलग अलग था, लेकिन स्कूल एक ही था जो इस नदी के उस पार था। हरिया राजा साहब के पिता के यहाँ काम करने वाले महेश का बेटा था। उम्र में वह राजा साहब से छोटा था, पर दोनों में गहरी मित्रता थी। ये चारों अक्सर स्कूल के बाद यहाँ आकर खेलते और फिर अपने अपने घर लौट जाते। खेल खेल में न जाने कब राजा साहब को रज्जो पसंद आने लगी और कजली को राजा साहब, लेकिन यह सब बातें कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आंखों में सब कुछ बयां हो जाता था, पर जुबान पर ताले लगे रहते थे। राजा साहब के मन में कई सवाल उठने लगे जब रज्जू और कजली एक दिन स्कूल नहीं आई। हरिया, जो बस बस्ता उठाकर स्कूल जाने का बहाना करता था, लेकिन पढ़ाई से उसे कोई लगाव नहीं था, राजा साहब के कहने पर पता करने के लिए गया। हरिया वापस आकर बोला, बाबूजी, वो दोनों नानी के गांव चली गई है किसी शादी में शामिल होने। कब लौटेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। लगभग 10 दिन बाद रज्जू लौट आई, लेकिन अब उसमें वो पहले वाली चहक नहीं थी। वो हमेशा खोई खोई सी रहती थी। राजा साहब जब उससे बात करने की कोशिश करते तो वो दूर हट जाती थी। कजली से राजा साहब ने पूछा, तेरी बहन को क्या हो गया है? ये इस तरह क्यों बदल गई है? कजली ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता राजा साहब। शादी में तो दीदी बहुत खुश दिख रही थी। हम मौसी की शादी में गए थे, वहां एक लड़की के साथ दिन भर घूमती रहती थी। विदाई के बाद जब हम मौसी के ससुराल गए, वहां भी उसी के साथ लगी रहती थी। कजली रस्सी के झूले पर झूलते झूलते राजा साहब को ये सब बातें बता रही थी। कजली खुद राजा साहब से लगाव रखती थी और चाहती थी कि राजा का ध्यान अब रज्जू से हटकर उसकी ओर आए, लेकिन रज्जू का किसी लड़के के साथ होने की बात सुनकर राजा साहब के होश उड़ गए। उनके मन में ये बात घर कर गई कि रज्जू अब उन्हें पसंद नहीं करती। वे सोचने लगे, रज्जू आखिर उस लड़के के साथ क्यों थी? समय बीतता गया और महीने गुजरने लगे।
रज्जू ने अब स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया था। कजली भी कभी कभार ही आती थी। राजा साहब से रहा नहीं गया और वे हरिया को लेकर रज्जू के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही रज्जू के माता पिता घबरा गए। वे रज्जू से मिलने नहीं देना चाहते थे। बहुत मिन्नतों के बाद कजली की मां ने कहा, मिल लेने दो, शायद कुछ ठीक हो जाए। राजा साहब को एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में ले जाया गया, जहां एक कमरे में साड़ी का पर्दा लगा हुआ था। अंदर रज्जू जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसके पेट का आकार देख राजा साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा साहब ने कजली से कहा, तेरी दीदी से अकेले में मुझे बात करनी है। अपने माँ बाबूजी को किसी तरह बाहर रोक ले। कजली, जो जानती थी कि राजा साहब रज्जू से कितना प्यार करते हैं, किसी तरह माँ बाबूजी को समझा बुझाकर बाहर ले गई। राजा साहब ने रज्जू से पूछा, ये क्या किया तूने? कौन है वो? बोला उसे, क्या वो तुझसे शादी करेगा? रज्जू, जो शायद पहली बार राजा साहब के प्यार को महसूस कर पा रही थी, बस रोने लगी। उसने कहा, गलती मेरी है, न जाने कैसे मैं उसके साथ बहक गई थी। वो शहरी लड़का था, उसे देख बस मैं पागल हो जाती थी। जब भी वो मेरा हाथ पकड़ता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। उसके साथ रहना बस अच्छा लगता था। एक दिन मुझसे भूल हो गई, समझ नहीं पाया कि क्या कर बैठी। अब तो मुझे एहसास हो गया है उसे शादी नहीं करनी। वो तो बस मुझे फुसला रहा था और मैं उसकी बातों में बहक गई थी। माफ कर दे राजू, तेरे प्यार की मैं कद्र नहीं कर पाई। अब तो मैं तेरे काबिल भी नहीं बची। राजा साहब के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। उनके मन में उलझने बढ़ गई। वही रज्जू की मां बता रही थी कि उसके लिए चौधरी के घर से रिश्ता आया था, पर अब यह हाल देखकर सबको लग रहा था कि कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। वैसे तो यह रज्जू का दूसरा ब्याह होने वाला था। पहली पत्नी ने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। उस मासूम को मां की दरकार है, पर रज्जू के मां बाबूजी की हालत ऐसी है कि उनकी 2 बेटियों की शादी भी किसी तरह खींच तान कर की गई। अब इस नन्हे बच्चे का क्या करूंगी, यह समझ नहीं आता। ये सब कुछ हो भी पाएगा या नहीं? कहते कहते रज्जू की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर धीरे से बोले, रज्जू, एक बात कहूं, मुझसे शादी करोगी? रज्जू ने सिर झुकाकर कहा, मर जाऊंगी राजू, पर अब तेरे संग शादी नहीं करूंगी। मैं मानती हूं कि मैं तुझे समझ नहीं पाई, पर यह जूठन तुम्हें दो, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो अब जीना भी नहीं चाहती, पर इस मासूम की सूरत देखकर मेरे हाथ थम जाते हैं। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ये कैसा लिखा है। रज्जू की सिसकियां तेज हो गई। उसने अपना सिर राजा साहब के हाथों पर रख दिया। राजा साहब का दिल चाह रहा था कि रज्जू को अपनी बाहों में कस लें, उसे सारा स्नेह और अपने दर्द बांट दें। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया, जैसे कभी उसे छोड़ने का इरादा ही ना हो। इतने में कजली की आवाज आई। वह कमरे में दाखिल होकर बोली, मां कह रही है हमें यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। रात के अंधेरे में रज्जू को इस हाल में अभी तक किसी ने नहीं देखा है। अगर किसी ने देख लिया तो गांव में हंगामा खड़ा हो जाएगा। कहीं और जाकर सोचेंगे कि क्या करना है। राजू, हमें भूल तो नहीं जाओगे? कजली की आंखों में दर्द भरा स्नेह था। उसका दिल नहीं चाहता था कि राजा साहब को छोड़कर जाए। राजा साहब बस इतना कह पाए, रज्जू, जब भी मुझे तेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। मैं तेरे लिए हर मुश्किल में दौड़ कर आऊंगा। अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कजली से कहा। कजली ने राजा साहब की नजरों में छुपे दर्द को महसूस कर लिया था। उसने देखा कि उनकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने राजा साहब को दिलासा देने की कोशिश में कहा, मैं हूं ना आपके लिए कजली, इसलिए फिक्र मत करो। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। हरिया घर के बाहर राजा साहब का इंतजार कर रहा था। राजा साहब का मन भारी हो गया था। जब वो रज्जू के घर से निकल आए तो ये सोचकर उनके कदम ठिठक गए कि अब ना जाने दोबारा कब मुलाकात होगी। फिर वो वापस घर लौट आए और अब अपने पिता के व्यापार में लग गए थे। शहर जाकर माल लाते और अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर बेचते। गांव में कम उम्र में ही ब्याह की बातें शुरू हो जाती थी। राजा साहब के लिए भी कई रिश्ते आने लगे।
पर वो हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकालकर शादी से इनकार कर देते थे। एक दिन खबर मिली कि एक लड़की देखने जाना है। पूरा परिवार उसके गांव गया, मगर राजा साहब का मन उसमें नहीं था। वे हरिया के साथ खेतों की ओर निकल गए। तभी उन्होंने दूर से एक जानी पहचानी सी आकृति देखी। उसे देखकर राजा साहब का दिल धड़क उठा। पास जाकर देखा तो कजली अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम कर रही थी। उन्होंने कजली से कहा, तुम सब यहां आ गए? रज्जू कैसी है? राजा साहब ने सवाल किया। कजली ने नजरें झुकाते हुए कहा, अब तो बच्चा भी आ गया होगा, समय बीत गया है राजू। तब कजली ने कहा, रज्जू दीदी से बड़ी भूल हो गई थी। सोचिए उसकी सजा हमें किस हद तक भुगतनी पड़ी है। रात अबर दीदी के कारण हमें कितने बहाने गढ़ने पड़ते हैं। अब तो बच्चा भी आने वाला है, उसके भविष्य का क्या होगा, यही समझ नहीं आता। उधर चौधरी के घर में कुछ दिनों की मोहलत लेकर बैठे हैं। देखना है राजू दीदी के नसीब में आगे क्या लिखा है। राजा साहब का दिल फिर से रज्जू से मिलने के लिए मचलने लगा, पर तभी हरिया ने इशारा किया कि उसके माता पिता उसे बुला रहे हैं। कजली बोली, मैं जा रही हूं, मेरे माँ बाबूजी बुला रही हैं। राजा साहब ने जवाब दिया, मैं किसी दिन फिर आऊंगा। और यह कहते हुए वो भी वहां से अपने गांव लौट गए। राजा साहब ने अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं खुद ही अपनी दुल्हन ले आऊंगा, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जो बात अक्सर कहते थे, अब राजा साहब मन ही मन ठान चुके थे कि अगर सब ठीक रहा तो जो वो सोच रहे हैं वही होगा। कुछ दिनों बाद राजा साहब रज्जू के गांव पहुंचे। वहां पता चला कि रज्जू ने एक बेटे को जन्म दिया है। उसके पिता चुपचाप बच्चे को लेकर कहीं चले गए थे। कजली ने राजा साहब को रज्जू की हालत बताई, जो बेहोशी में पड़ी थी। घर की स्त्रियों ने किसी तरह उसका प्रसव करा दिया था। एक गलती की कीमत कितनों को चुकानी पड़ी, इसका अंदाजा रज्जू को भी नहीं था। कुछ देर बाद उसके पिता लौटे तो राजा साहब ने पूछा, बच्चे का क्या हुआ? रज्जू के पिता बोले, उसे पास के गांव के मंदिर में छोड़ आया हूं। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो हमें अपनी इज्जत छिपानी पड़ रही है। उनके स्वर में दर्द और गुस्सा घुला हुआ था। वे सोच रहे थे, एक बाप करे भी तो क्या करे। बदनामी के डर से न उसे अपना सकता था, न ही उसकी बेटी के पास रख सकता था। कजली ने अपने पिता से कहा, बाबू, आप रज्जू का विवाह चौधरी से कराने की सोच रहे हैं ना? उसे तो हमेशा से ही माया मोह से भरी जिंदगी चाहिए थी। शायद उधर उसे सब कुछ मिल जाए। अगर आप मेरे विवाह की बात सोच रहे हैं तो मेरा विवाह राजा साहब से कर देना। रज्जू अगर मेरे बारे में पूछे तो उससे कह देना कि कजली राजा साहब से ब्याह करके कहीं दूर चली गई है, और अगर वो बच्चा वहां मिल जाए तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। राजा साहब ने कजली की ओर देखा, जो हमेशा से उन्हें चाहती थी और अब अपनी आंखें बंद कर उनका साथ निभाने को तैयार थी। राजा साहब ने कजली की रजामंदी देखी तो उसका हाथ थामे उसके माता पिता से आशीर्वाद लेकर तेजी से मंदिर की ओर चल पड़े। वहां बच्चे को मंदिर के भीतर एकदम शांत निःशब्द अवस्था में पड़ा पाया, मानो उसमें जीवन की कोई हलचल ही ना हो। जैसे ही राजा साहब ने उस नन्ही जान को अपनी गोद में उठाया, बच्चा थोड़ी हलचल करके फिर से गहरी नींद में सो गया। राजा साहब ने कजली की ओर देखते हुए कहा, कजली, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, पर क्या तुम मेरे साथ का बोझ उठाने के लिए तैयार हो? कजली ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजा साहब, मैं तो आपको तब भी अपना मानती थी जब आप रज्जू दीदी को चाहते थे। आज भी तैयार हो। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? जो इंसान मेरी बहन से इतना प्रेम कर सकता है, वो उसके बच्चे को भी अपनी जान से ज्यादा संभालेगा। और क्या पता इसी बहाने मुझे भी कुछ प्यार मिल जाए। राजा साहब ने गंभीरता से कहा, कजली, जब हम घर लौटेंगे तो लोग सवालों की बारिश करेंगे। तुम्हें बस चुप रहना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर साथ निभाने के लिए तैयार हो तो चलो, भगवान को साक्षी मानकर इस बच्चे के लिए हम पति पत्नी बन जाते हैं। ये कहते हुए उन्होंने माता रानी के सामने कजली की मांग में सिंदूर भर दिया। जब वे दोनों बच्चे के साथ गांव लौटे तो वहां शोर मच गया। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। ये कैसी बहू लाया है जिसके साथ एक बच्चा भी है?
ये सब देखकर राजा साहब के पिता क्रोध से तमतमाते हुए बोले, ये सब क्या है? राजा साहब निडर होकर बोले, पिताजी, आपने हमेशा सिखाया कि किसी भी बेसहारा को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये लड़की अपने बच्चे के साथ नदी में कूदकर जान देने जा रही थी। मैंने इसे बचाकर अपने साथ घर लाया हूं। अब ये मेरी पत्नी बनकर यहां रहेगी। अगर आपको आपत्ति हो तो मैं कहीं और जाकर बस जाऊंगा। राजा साहब का स्वभाव शुरू से ही स्पष्ट और निर्भीक था। उनकी मां को यह सब कुछ खटक रहा था, मगर वह मौन खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा साहब जो हमेशा कहते थे, क्या वाकई वो उसे निभा पाएंगे।